हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 की पुस्तक अनिवार्य हिंदी सर्जना में से अध्याय 15 तौलिए उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एकांकी का सार बता रही हूँ। एकांकी पाठ पढ़ा रही हूँ। लेखक परिचय। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ तथा इनकी मृत्यु सन 1996 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद सभी विधाओं में भरपूर लिखा। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममतापूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। ये नाटककार तथा एकांकीकार रूप में विशेष चर्चित रहे हैं। उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल, उपन्यास, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा कहानी संग्रह है ये, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर ये नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा, बदल गया, चरवाहे ये एकांकी संग्रह हैं। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया ये काव्य संग्रह हैं। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, संस्मरण, अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, आलोचना आदि। पाठ का मैं सार बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत एकांकी तौलिए में उपेंद्र नाथ अश्क ने शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया है। आज हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। आजकल के इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता व सरलता से जीवन जीने में जो आनंद है और खुशी है वह अन्यत्र दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। देखो बच्चे, आजकल क्या है कि तड़क भड़क का ज़माना है, दिखावे का ज़माना है। आंतरिक जो सुंदरता है वो आजकल कोई नहीं देखता है। सब दिखावा देखते हैं, अरे इसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो अंदर की जो सुंदरता है उसको आजकल कोई नहीं देखता है। तो सब तड़क भड़क देखते हैं, अंतर की दृढ़ता में कोई नहीं देखता है। अब मैं आपसे पाठ शुरू कर रही हूँ। मैं इसका छोटा सार रूप में ही बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तौलिए बच्चों, इस एकांकी के पात्र हैं बसंत, मधु, चिंती, मंगला और सुरो। स्थान है नई दिल्ली। बच्चों, आप जब इस एकांकी पाठ को ध्यान से पढ़ोगे किताब में से, तो इस पाठ की पृष्ठभूमि, वातावरण व पात्र आपकी आंखों के सामने सजीव हो उठेंगे। ड्राइंग रूम, पर्दे, मेज, टेलीफोन, कागज पत्र अर्थात पूर्ण रूप से एक मध्यम वर्ग के घर का दृश्य, लेकिन साफ सुथरा, करीने से लगी हुई सजावट की चीज़ें। सर्वप्रथम दृश्य दिखाई देता है कि वसंत श्रृंगार की मेज पर हजामत बना रहा है और वह तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। इतने में मधु उसे देख लेती है और कहती है कि उसने गलत तौलिया लिया है, वह मदन का तौलिया है। और इसी बात पर मधु की बसंत से बहस हो जाती है। मधु अपने माता पिता से भिन्न प्रकार के संस्कार पाकर आई है, वह सफाई पसंद है, इसीलिए अक्सर तौलिए पर बहस हो जाती थी। बसंत उसे बताता है कि हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुँचते थे पर कभी किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। पर मधु कुछ सुनने को तैयार नहीं। यानी कि बसंत और मधु पति पत्नी है और वो नई दिल्ली के एक जगह घर में रहते हैं। मध्यम वर्गीय घर है, जैसे होता है ना। आप पढ़ेंगे तो आपके सामने पूरा दृश्य सजीव हो जाएगा। तो वो दाढ़ी हजामत बना रहा है और उठकर एक तौलिया उठा के उससे मुंह पोंछ लेता है। इतने में मधु देख लेती है और वो एकदम जोर से बोलती है कि ये तौलिया क्यों लिया, क्योंकि ये तो मदन का तौलिया है। और इसी बात पे मधु की और वसंत की बहस हो जाती है। तौलिए पर बहस हो जाती है क्योंकि मधु ऐसे परिवार में से आई है, ऐसे माता पिता से संस्कार लेकर आई है भिन्न भिन्न प्रकार के, कि उसको सफाई पसंद है। वो हर चीज़ को तरीके से रखना चाहती है, हर चीज़ की सफाई पसंद है। तो वो बहस हो जाती है। लेकिन वसंत उसको बताता है कि हम 6 भाई
एक ही तौलिए से बदन पहुँचते थे, लेकिन कभी कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन मधु कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वसंत मधु को कहता है कि बीमारी नहीं है, पर रोग ऐसे नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले कीटाणु, लाल कीटाणु कम हो जाते हैं, तब उसने मधु को चूहा सैदनशाह की बात भी बताई। पर मधु बोली, क्या हम भी जोहड़ यानी कि तालाब का पानी पिएं? इसी प्रकार दोनों में बहस होती रहती है और इसी बीच वसंत के साहब का टेलीफोन आता है और वह आदेश मानकर 2 महीने के लिए बनारस चला जाता है। मधु सोचती है कि वसंत उससे नाराज हो गया है। यानी कि जब मधु और वसंत में बहस हो रही थी तौलिए को लेकर, तो वसंत ने कहा कि बीमारी ऐसे नहीं होती है, रोग ऐसे नहीं बढ़ता है, रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने की क्षमता नहीं होगी, कीटाणु होंगे, तभी तो रोग बढ़ेगा, और लाल कीटाणु होंगे तो कम हो जाते हैं। तब उसने मधु को चूहा सैदनशाह की कहानी भी सुनाई, लेकिन उसने उसको माना नहीं और उसने कहा, क्या हम भी ऐसा ही पानी पिएं? इसी बीच बहस के बीच में ही वसंत के साहब का फ़ोन आ जाता है और उसको आदेश मिलता है कि वो 2 महीने के लिए बनारस जाए, तो वो चला जाता है। मधु ये सोचती है कि वसंत मुझसे नाराज़ हो गया, इसलिए वह अपनी सफाई पसंद की सनक को बदलने का प्रयास करती है। जो उसकी आदत है, जो उसकी सफाई पसंद की, भाई सफाई ही रखनी है, इस सनक को वो बदलने का प्रयास करती है। मधु के कॉलेज की 2 सहेलियाँ सुरु व चिंती उससे मिलने आती हैं। मधु उनसे अच्छा व्यवहार करती है। पहले तो यहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो, ये हाथ दो, ये तौलिया दो, इस तरह से वो करती थी, लेकिन अब उनके साथ वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है और उनके साथ ही एक ही रजाई में वह बैठ जाती है। वसंत के पत्र आते हैं तो मधु को यह एहसास होता है कि वसंत उससे बहुत प्यार करता है। कुछ समय में वसंत बनारस से लौट आता है। उसके पत्र आते हैं क्योंकि 2 महीने के लिए वो गया है वहाँ पर, तो वसंत पत्र भेजता है। तो मधु सोचती है कि देखो, मुझसे बहुत प्यार करता है वसंत, और वो अपनी आदत को बदलती है। कुछ समय में वसंत बनारस से लौट आता है। कुछ देर दोनों प्रेमालाप करते हैं, बातें करते हैं। वसंत कहता है, अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। अब वसंत मधु की ये इतना बदलाव देख के उसको कह रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है और कह रहा है कि देखो, अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेसिस्टेंस कायम है, दोनों ही बहुत प्रसन्न हैं। मधु वसंत से कहती है कि अच्छा चलो, आप हाथ मुँह धोकर आओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। वसंत हाथ मुँह धोकर आता है और कुर्सी पे पड़ा तौलिया उठाकर पहुँचने लगता है। इतने में मधु चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि इस तौलिए से क्यों पहुँच रहे हो? वसंत समझ नहीं पाता, क्योंकि उसने तो कुर्सी पे पड़ा तौलिया उठा लिया जो थोड़ी देर पहले उसकी सहेलियाँ रख के गई थी, और वो उससे पहुँचने लगा तो मधु ने देख लिया। वो एकदम चिल्लाई कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तो मधु कहती है कि अभी अभी सुरु और चिंती इस तौलिए से हाथ पहुँच कर गई हैं। मधु वसंत का उपहास उड़ाती है कि तुम कुछ नहीं सीख सकते हो, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सफाई पसंद नहीं हो। वसंत विवशता प्रकट करता है। फिर वही बहस और कथानक समाप्त। बच्चों, ये पाठ आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। पढ़ने से आपके सामने चलचित्र की तरह एक मध्यम वर्ग परिवार का दृश्य आ जाएगा जो हम देखते हैं, और पाठ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुरो, चिंती और मधु, वसंत, इनके बारे में आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।